दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर CSIR या फिर यूँ कहें कि CIMFR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च का है, यानी केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान का, जो कि धनबाद यानी झारखंड में स्थित है। दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड का ये पेपर है और 19 अक्टूबर 2019 का ये पेपर है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित इसमें कुल 60 क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन के आंसर साथ में दे रखे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जिन पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को हम डिटेल से इस प्रकार पढ़ेंगे कि इसका उत्तर ये आया कैसे। तो सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए हो या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन केवल इंग्लिश में ही है, ये भी ध्यान रखें, लेकिन हम लोग इसमें चर्चा या विस्तार वर्णन जो भी है हिंदी में ही करेंगे, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। फिर इंग्लिश भी इतनी हार्ड नहीं है कि समझ नहीं आए, तो आराम से हम समझ सकते हैं। सवाल नंबर 141 से लेकर 200 तक होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्राउंड वायर शुड नॉट बी स्मॉलर देन नंबर ऑफ कॉपर, यानी अगर कॉपर का तार हम यूज करें तो एक ग्राउंड तार इससे छोटे साइज की नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये है 10 SWG। GI तार के लिए 6 या 8 का भी साइज चल जाता है, लेकिन इसके लिए कितना है, 10 SWG का है। क्वेश्चन के लिए आंसर करना है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टेस्ट इज कंडक्ट टू लोकेट द फॉल्ट लोकेशन इन केबल। दोस्तों केबल में दोष की लोकेशन यानी जगह पहचान करने के लिए दो तरह के टेस्ट होते हैं, अगर आपने पढ़े भी होंगे। एक टेस्ट का नाम है मुर्रे लूप परीक्षण, दूसरे का नाम होता है वार्ले लूप परीक्षण। यानी मुर्रे और वार्ले नाम के दो वैज्ञानिक थे। दोनों टेस्ट से हम केबल में ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड दोष की पहचान कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर करेंगे सी कि मुर्रे और वार्ले लूप टेस्ट, दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल किसकी होती है। तो फील्ड में कुंडली, शंट और सीरीज दो तरह की वाइंडिंग होती है, या तो मोटे तार कम टर्न की या पतले तार अधिक टर्न की, और वो किसकी बनी होती है, कॉपर की होती है। तांबे के तार की कुंडली इस पर होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी जनरेटर में ब्रुश जो है वो तीव्रता से घिस जाते हैं, इसका कारण क्या है। रैपिड ब्रुश वियर का मतलब है तीव्रता से घिस जाना। स्पार्किंग अधिक होना, कम्यूटेटर की सतह साफ नहीं है यानी रफ है, और इम्परफेक्ट कॉन्टैक्ट यानी उचित संपर्क नहीं है। तो सारे कारण सही है, इन सभी वजह से वो घिस जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऐसा अनुप्रयोग है जिसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क ट्रैक्शन जॉब के लिए होते हैं, और इसमें सीरीज मोटर हम काम में लेते हैं। फॉर एग्जांपल लोकोमोटिव, और ये रेलवे में उपयोग होने वाला होता है। एक ऐसा ही सिस्टम और है जिसको हम ट्रामवे कहते हैं, यानी लोकोमोटिव, ट्रामवे, क्रेन, होइस्ट, ये जितने भी आते हैं सब के सब हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए होते हैं, और इनमें डीसी सीरीज मोटर काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मोटर इज नॉर्मली फ्री फ्रॉम मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन, यानी चुंबकीय और यांत्रिक कंपन से मुक्त मोटर कौन सी है। दोस्तों अभी एक दिन पहले हमने स्ट्रेसिस मोटर थ्योरी की क्लास पढ़ी है। आप में से जिसने भी अटेंड किया है वो ये इजीली बता सकता था, और उस मोटर का नाम है स्ट्रेसिस मोटर, क्योंकि इसके रोटर में ना तो कोई टीथ होते हैं ना ही कोई बाइंडिंग होती है, इसलिए एक यूनिफॉर्म एयर गैप इसमें होता है। इस वजह से कोई मैग्नेटिक वाइब्रेशन नहीं होता। रोटर में कोई टीथ या स्लॉट न होने की वजह से कोई मैकेनिकल वाइब्रेशन भी नहीं होता। नॉइसलेस ऑपरेशन इस मोटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर के मामले में यदि एक फेज शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होगा। भाई फेज शॉर्ट सर्किट होने से मोटर स्टार्ट नहीं होगी, ये श्योर है, क्योंकि फेज शॉर्ट होने का मतलब क्या है, कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है द पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर अंडर नो लोड कंडीशन विल बी क्लोजर। नो लोड पर इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर, दोस्तों याद रखिएगा, नो लोड पर एक मोटर का पावर फैक्टर बहुत कम होता है, 0.1 से 0.2 के आसपास होता है।
ये याद रखिएगा। इंडक्शन मोटर है, इंडक्टिव प्रकार का भार है, इसलिए पावर फैक्टर सदैव लैगिंग होता है, यानी 0.2 लैगिंग होगा। नो लोड पर मोटर करंट भी बहुत कम लेती है और अपने निर्धारित फुल लोड करंट का 30 से 40% करंट लेती है। इस समय मोटर की आउटपुट 0 है, तो मोटर द्वारा ली गई इस समय की पावर जो है वो उसमें कॉपर हानियाँ, स्थिर हानियाँ वहन करने में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज डिसाइडेड बाय। वैद्युतिक प्रसारण और वितरण की लाइन में किसी चालक का साइज जो है वो आर्थिक रूप से जब चयन करते हैं तो कौन सा नियम है? दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। केल्विन का नियम होता है, उससे उस चालक का आर्थिक मूल्य का चयन किया जाता है, यानी पैसे के मामले में केल्विन नियम का हम उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीसी सीरीज मोटर जब एसी सप्लाई से संयोजित होगी तो उसका पावर फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है, ऐसा क्यों? दोस्तों जब भी हम डीसी सीरीज मोटर को एसी पर ऑपरेट करेंगे तो हम सब जानते हैं कि एसी आते ही वहाँ पर इंडक्टेंस हेनरी वाला उत्पन्न हो जाएगा और ये इंडक्टेंस लेगिंग प्रकृति का होता है, यानी हाई इंडक्टेंस ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर सर्किट। जब डीसी से कंपैरिजन करेंगे तो एसी में इंडक्टेंस और आर्मेचर सर्किट जो दो फील्ड और आर्मेचर दोनों में इंडक्टेंस होगा, इस वजह से पावर फैक्टर कम होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर की कोर लेमिनेट क्यों करते हैं? बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। एडी करंट हानि कम करने के लिए होता है, स्ट्रेसिस हानि कम करने के लिए हम इसको सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं। वैसे ट्रांसफार्मर की कोर कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड भी होती है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच प्रतिरोध पूछा जा रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपल्ड होती है, विद्युत चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई होती है, उनके बीच में कोई वैद्युतिक संबंध नहीं होता है, यानी प्राइमरी से सीधे सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच अनंत करंट रेजिस्टेंस होता है। कोई वैद्युतिक संबंध है नहीं, इसलिए अनंत प्रतिरोध होता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार यदि हम प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करें तो मिडिल फिंगर जो है वो प्रेरित ईएमएफ की दिशा को दर्शाती है। ऐसे में फोर फिंगर किसको दर्शाएगा, यानी पहली उंगली किसको दर्शाएगी? तो पहली उंगली हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यानी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाती है। अंगूठा चालक के घूमने की दिशा को, यानी मोशन ऑफ द कंडक्टर की बात करते हैं तो इसमें आता थंब, अंगूठा जो है वो मोशन ऑफ द कंडक्टर शो करता है। अगला क्वेश्चन है कि ये मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज ए बाय यूजिंग लो रेजिस्टेंस शंट लगाकर हम एक पीएमएमसी मीटर को क्या बना सकते हैं? पीएमएमसी मीटर को अगर शंट लगाते हैं तो एम्पियर मीटर है, क्योंकि प्रतिरोध घटा करके एम्पियर मीटर की रेंज बढ़ाई जा सकती है। अगला अपना क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर वनी सडनली, अचानक एक डीसी मोटर में बैक ईएमएफ समाप्त हो जाए तो क्या होगा? मैं बहुत बार बता चुका हूँ। चलते समय बाहरी प्रतिरोध, स्टार्टिंग प्रतिरोध जो हमने लगाया था वो तो है नहीं, और बैक ईएमएफ भी जीरो हो गया तो आर्मेचर को पूरी वोल्टेज प्राप्त होगी, अधिक करंट लेगा और आर्मेचर जल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कोगिंग इज एसोसिएट विद, कोगिंग जो शब्द है वो किससे जुड़ा है? ये इंडक्शन मोटरों से जुड़ा हुआ है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर से संबंधित होता है मोस्टली। होता क्या है, रोटर और स्टेटर दोनों चुंबकीय लॉकिंग आ जाती है दोनों के बीच में, दोनों जब समान गति पर प्रचालित होते हैं तो दोनों मैग्नेटिक रूप से कपल्ड हो जाते हैं। इस प्रक्रिया का नाम कोगिंग है, चुंबकीय लॉकिंग भी इसे कहा जाता है, और इससे बचाव के लिए हम रोटर को स्क्यूड लगाते हैं, यानी तिरछा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार डेल्टा स्टार्टिंग ऑफ मोटर इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ, भाई स्टार डेल्टा जो है ये थ्री फेज संयोजन में ही बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अगर सिंगल फेज मोटर है तो स्टार डेल्टा से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? स्टार और डेल्टा बनाने के लिए थ्री फेज की वाइंडिंग होना तो जरूरी है, यानी सिंगल फेज की अगर मोटर है तो स्टार डेल्टा विधि का उपयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम मीटर किस प्रकार का मीटर है? ओम मीटर और मेगर दोनों मूविंग कॉइल प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है, सीसीपीसी है तो वो घूर्णन करते हैं। हालांकि ओम मीटर में एक ही कॉइल होती है लेकिन वो कॉइल खुद मूव करती है, यानी पीएमएमसी प्रकार का मीटर ही होता है एक तरह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी विल ऑक्यूर्स व्हेन कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस आर। किसका पूछ रहा है ये तो नहीं बताया, पर हम समझ लेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में ही है। ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी तब होती है जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस एक दूसरे के बराबर हो। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नया है 160 नंबर कि मरकरी वेपर लैंप जो है वो हमें किस प्रकार की लाइट देता है। ये भाई ग्रीन ब्लू लाइट देता है, यानी हरा गुलाबी टाइप का हमें रंग देता है, हरा नीला देता है, सॉरी ग्रीनिश ब्लू, यानी हरी और नीली रोशनी का कम्बिनेशन हमें प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि द ओनली फंक्शन ऑफ नोट गेट। नोट गेट जो होता है ना, नाम से ही पता लग रहा है नोट, आउटपुट जो होता है ना वो इनपुट का जस्ट अपोजिट होता है, यानी इनपुट ए है तो आउटपुट नोट ए होगा, और इसको बोलते हैं इन्वर्टर गेट। व्यू उत्पन्न गेट की श्रेणी में भी आता है, बी ऑप्शन रहेगा इन्वर्ट इनपुट सिग्नल, यानी इनपुट का व्यू उत्पन्न आउटपुट में प्रदान करना, ये नोट गेट का काम है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। भाई स्टेटमेंट तो जब पढ़ेंगे जब आपको ये थ्योरम आती हो। 4 थ्योरम हमें यहाँ पर दी गई है, 4 नहीं आप 3 ही मान लीजिए, नॉर्टन, सुपरपोजिशन और थेनविन। आपको ये तीनों प्रमेय अगर इनकी परिभाषा याद है तो ही आप बता सकते हैं कि ये तीनों क्या क्या होती है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको नॉर्टन जो थ्योरम होती है इसकी परिभाषा बता देता हूँ कि अनेक जनरेटर और प्रतिबाधाओं से युक्त किसी लीनियर नेटवर्क को, यानी रेखिक नेटवर्क को, एक ऐसे परिपथ के द्वारा हम रिप्लेस कर सकते हैं जिसमें एक करंट सोर्स और समांतर में जनरेटर जो हो वो किसी एक एडमिटेंस के साथ कनेक्टेड हो, यानी एक चालकता उनके पैरेलल में जुड़ी हुई हो। ये तो कहता है नॉर्टन। अब बात करेंगे थेनविन क्या कहता है। थेनविन कहता है कि किसी भी 2 टर्मिनल वाले नेटवर्क को जिसमें लीनियर प्रतिबाधाएं और अनेक सोर्स हो, यानी नॉर्टन और थेनविन एक दूसरे के अपोजिट बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अनेक प्रतिबाधाएं अनेक सोर्स के साथ हो, उसे एक ईएमएफ और एक सीरीज द्वारा प्रदर्शित हम कर सकते हैं। जबकि सुपरपोजिशन पर में ये कहता है कि किसी लीनियर नेटवर्क में अनेक प्रतिबाधाएं और वोल्टेज सोर्स लगे हो तो किसी बिंदु से प्रवाहित होने वाली धारा उन सभी धाराओं के सदिश के योग के बराबर होती है जो परिपथ में जुड़े सोर्स को अलग अलग अकेले करने पर प्रवाहित होती हो। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर तो डी है कि नॉर्टन प्रमेय जो है वो थेनविन का कन्वर्स होती है। अगला अपना क्वेश्चन है आर्क ब्लो इज वेल्डिंग डिफेक्ट विच इज इनकाउंटर्ड विद, यानी वेल्डिंग में जो आर्क उत्पन्न होता है वो कुछ न कुछ वेल्डिंग में डिफेक्ट डाल सकता है। हम इसको कैसे समाप्त कर सकते हैं दोस्तों, अगर डीसी अपन आर्क वेल्डिंग में काम में लें, क्योंकि आप सब ने देखा होगा आर्क वेल्डिंग में हम ट्रांसफार्मर भी काम में ले लेते हैं, जबकि आर्क वेल्डिंग में हम डीसी का डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर काम में लेते हैं। कुल मिलाकर कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी एसी की अपेक्षा डीसी पर आर्क वेल्डिंग अधिक स्मूथ मिलती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होगा। भाई इसमें रोटर में केज टाइप होता है, रोटर यानी शॉर्ट सर्किटेड चालक होते हैं। स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर से तुलना करने पर इसका टॉर्क बहुत कम होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है यूटिलाइजेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, यानी उपयोगिता गुणांक की परिभाषा अपन से पूछा जा रहा है। हालांकि उपयोगिता गुणांक के बारे में इन्होंने ये नहीं बताया कि हम किसकी उपयोगिता गुणांक पूछ रहे हैं, क्योंकि उपयोगिता गुणांक प्रदीप्ति वाले टॉपिक में भी हम लोग पढ़ते हैं और किसी प्लांट जैसे सिस्टम के लिए भी हम इसको पढ़ते हैं। तो इसके लिए जो सही उत्तर है वो सी ऑप्शन है, मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर प्लांट टू द रेटेड कैपेसिटी ऑफ द पावर प्लांट, यानी उस पावर प्लांट में अधिकतम डिमांड कितनी थी और उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी थी। अगला क्वेश्चन है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इज नेसेसरी इन ए डीसी। अवशिष्ट चुंबकत्व है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को हिंदी में अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। नेसेसरी का मतलब है आवश्यक, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व किसके लिए आवश्यक है। अवशिष्ट चुंबकत्व सेल्फ एक्साइटेड
जनरेटरों के लिए ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। सेल्फ एक्साइटेड मोटर के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मोटर को हम सप्लाई बाहर से देते हैं, आर्मेचर और फील्ड दोनों को मिलेगी। यानी अगर फील्ड में फ्लक्स ना भी हो तब भी वो बाहर से सप्लाई देने पर बना लेगा। तो ऑप्शन क्या करेंगे, ए करेंगे, संट जनरेटर। संट सीरीज कंपाउंड जनरेटर जितने भी होते वो सब आते। तो दो तो ऑप्शन मोटर के दिए और एक सेपरेटली दिया, इसलिए ए ऑप्शन रहेगा संट जनरेटर के मामले में। अगला अपना क्वेश्चन है कि क्वार्टज क्रिस्टल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन क्रिस्टल ऑसिलेटर बिकॉज। कहते हैं कि क्रिस्टल ऑसिलेटर में हम इस क्वार्टज वाले को ही क्यों काम में लेते हैं। दोस्तों क्वार्टज का मतलब होता है छोटे छोटे दानों के रूप में, बूंदों के रूप में जो हम काम में लेते हैं वो। और जो ठोस या एक तरह से एलसीडी का नाम सुना होगा ना हमने, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो ये क्रिस्टल ही क्वार्टज की तरह होता है। और कहते हैं कि सबसे अधिक वैद्युतिक चालकता का गुण या वैद्युतीय गुण क्वार्टज में ही पाए जाते हैं, क्वार्टज क्रिस्टल जो होता है इसमें। ए ऑप्शन रहेगा, इट हैज़ सुपीरियर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएन जंक्शन किसकी तरह कार्य करेगा। एक दिशीय स्विच की तरह कार्य करता है, बहुत बार हम लोग पहले बात कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एनोड और कैथोड टर्मिनल होते हैं, और एनोड कैथोड जो होते हैं हमेशा एक दिशीय युक्ति होती है, जैसे डायोड है, एससीआर है, ये सारे एक दिशीय युक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि आईसी पर निम्न में से किस घटक को फैब्रिकेट करना सबसे कठिन होता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक वाले घटक तो आसानी से जुड़ जाते हैं, लेकिन वैद्युतिक सर्किट वाले जो है ना, इन्हीं को हम मुश्किल से जोड़ पाते हैं। कैपेसिटर को जोड़ना कठिन होगा इन सब से, क्योंकि कैपेसिटर इन सब से साइज में भी थोड़ा सा बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर शुड नॉट बी यूज ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। वैद्युतिक उपकरण हो तो कौन सा अग्निशामक आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। देखो ड्राई पाउडर कर सकते हैं, CO2 कर सकते हैं, नो डाउट, इन दोनों में कोई समस्या नहीं है। तीसरा है वेपोराइजिंग वाष्पीकृत द्रव, जैसे CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, थोड़ी देर में सूख जाती है ऑटोमेटिक। फोम टाइप वाले को नहीं ले सकते, झाग वाला यंत्र केवल लिक्विडेबल जो होते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं, उन्हीं में काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ वायर के लिए कलर कौन सा है, तो इस पर तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। ग्रीन यानी हरा होता है, ब्लैक न्यूट्रल के लिए होगा, और रेड येलो ब्लू फेज के लिए होते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि मिनिमम डिस्चार्ज वोल्टेज अलाउड आफ्टर फुली डिस्चार्ज कंडीशन ऑफ लेड एसिड सेल। एक लेड एसिड सेल जो पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया हो, उसकी मिनिमम वोल्टेज कौन सी है जिसको हम एक्सेप्ट करें। भाई थ्योरेटिकल इसका ऑप्शन बी ही रहेगा, हम इस ए ऑप्शन से सहमत नहीं हैं, क्योंकि सामान्यतः ये कहा जाता है कि 1.8 वोल्ट जब सेल की वोल्टेज रह जाती है, उसके बाद में उसको उपयोग में लेना बंद कर देना चाहिए। ये डिस्चार्ज कंडीशन की वोल्टेज होती है। अगला क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी। इंडक्शन मोटर की दक्षता लगभग 80 से 90% के बीच में ही होती है, कम होती है। ट्रांसफार्मर में नो लोड टेस्ट क्यों करते हैं। नो लोड टेस्ट से हम एक तो आयरन लॉस का पता लगाते हैं, दूसरा चुंबकीय धारा का भी पता लगाते हैं, बहुत बार बता चुका हूँ मैं। मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर लॉस की गणना करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, जब दो ट्रांसफार्मर समांतर में चल रहे हो तो वो अपना लोड कैसे विभाजित करते हैं, कैसे शेयर करते हैं, ये उनकी इम्पीडेंस पर निर्भर करता है। प्रति इकाई प्रतिबाधा के अनुसार वो अपना भार शेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केबल को यांत्रिक चोट से कौन बचाव करेगा। आर्मरिंग होती है इसके बचाव के लिए। सीथ जो होता है ये मॉइस्चर नमी से बचाव करता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि गैस इज यूजुअली नॉट लिबरेटेड ड्यू टू डिसोसिएशन ट्रांसफार्मर ऑयल अनलेस ऑयल टेम्परेचर एक्सीज। ऑयल का तापमान किस से ऊपर नहीं जाना चाहिए भाई, 140 डिग्री है, ठीक है। इसको हम लोग फ्लैश पॉइंट भी बोलते हैं, जिस पर ट्रांसफार्मर ऑयल आग पकड़ लेता है। 140 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन 150 का दे रखा है, ये कर देंगे। ट्रांसफार्मर में कौन सा भाग नहीं होगा। कंजर्वेटर, ब्रीदर, बकोज रिले होते हैं, एक्साइटर नहीं होता। ये कहाँ होगा, जनरेटिंग स्टेशनों में अल्टरनेटर के पास होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 220 kV की कोई लाइन है तो ग्राउंड से इनका मिनिमम क्लियरेंस कितना होगा। भाई EHT श्रेणी की लाइन है, और EHT कैटेगरी की लाइन के लिए 7 मीटर की दूरी तो कम से कम होनी चाहिए। अगला अपना क्वेश्चन है कि 200 किलोमीटर या इससे भी अधिक की ट्रांसमिशन लाइन हो तो वोल्टेज कितना होना चाहिए। EHT लाइनों को ही इतनी लॉन्ग ट्रांसमिशन हम कर सकते हैं। 132, 220, 400 kV वाली लाइनें होगी, इनको ही करेंगे हम, क्योंकि ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आती है।
लंबाई के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन 3 तरह की होती है, शॉर्ट ट्रांसमिशन, मीडियम ट्रांसमिशन और लॉन्ग ट्रांसमिशन। अगला अपना क्वेश्चन है, रोटर रियोस्टेट विधि जो है स्पीड कंट्रोल वाली किसके लिए लेंगे? केवल स्लिप-रिंग मोटर में लगेगी, जहां रोटर में रियोस्टेट लगाते हैं हम। इसका स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में कभी उपयोग नहीं किया जा सकता। परमियंस का रिसिप्रोकल, परमियंस जो है ये चुंबक वाले सर्किट से संबंधित है और जिस तरह से वैद्युतिक सर्किट में चालकता होती है ना, ये उसी तरह से होती है, यानी ये फ्लक्स को प्रवाहित करने में सहायता करती है। तो इसका व्युत्क्रमानुपाती इसका वो होगा जो फ्लक्स में बाधा उत्पन्न करे। फ्लक्स में बाधा उत्पन्न करने वाले को प्रतिष्ठंभ यानी रिलक्टेंस कहते हैं। जीनर डायोड को मोस्टली हम रिवर्स बायस में ही काम में लेंगे, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में अगर दोष आ जाता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कौन देगा? रिले बताता है। ध्यान दीजिएगा कि परिपथ में दोष आया है। फ्यूज जो है ये तो उड़ जाते हैं और ये तो उसमें अंडर लोड कंडीशन, यानी जब तक हम ओवरलोड, मान लीजिए रिले ऑपरेट हुआ तो ओवरलोड रिले जब तक आ गया, तब जब हम फॉल्ट को दूर नहीं करेंगे तब तक वो रिले हमें बताता रहेगा कि अभी ओवरलोड इसमें आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टल जो है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देखिए ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करते समय आपको राइट साइड से चलते हुए 3-3 बिट का समूह बनाना होता है। देखिए 3-3 बिट का बनाएंगे तो क्या बनेगा? 101 बनेगा, 111 बनेगा और 10 बनेगा। अब इनकी वैल्यू लिख दो, वही उत्तर होता है। 101 जो है वो 5 का होता है, 111 जो है वो 7 का, 10 जो है इसको लिखते हैं 2 से। अब इन सबको साथ में लिख दो, यानी 275 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा डायामैग्नेटिक है? फेरोपेरा और डाया 3 तरह के चुंबकीय पदार्थ होते हैं। इनमें से लेड, सीसा जो है वो प्रति चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आता है। निकेल फेरो में आएगा, ऑक्सीजन एल्यूमिनियम जो है ये पैरामैग्नेट में आते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि किरचॉफ का करंट लॉ कहाँ अप्लाई होगा? वहाँ अप्लाई होगा जहाँ जंक्शन हो। जंक्शन को हम लोग नोड भी बोलते हैं, यानी नोड और जंक्शन अगर हो तो वहाँ पर इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनेक्टेड भार कौन सा होता है? संयोजित भार कौन सा है? संयोजित भार वो होता है जिसके लिए हमने एक कंज्यूमर को परमिशन दे रखी है। इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल लोड इन परमिशन ऑफ द कंज्यूमर। जैसे आप देखा होगा आपने कि अपने जब भी घरों में विद्युत वितरण की बात कर रहा हूँ मैं, उपभोक्ता श्रेणी की बात कर रहा हूँ मैं, जब भी विद्युत वितरण के बिल आते हैं तो आप बिल में देखना ग्रामीण एरिया में एक्सेप्टेड लोड या कनेक्टेड लोड होता है 1 किलोवाट, शहरी एरिया में होता है 3 किलोवाट। तो ये कनेक्टेड लोड वही होता है जिसकी हमें परमिशन मिलती है घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट किस पर करते हैं? हमेशा रेटेड वोल्टेज पर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक वाइंडिंग को निर्धारित मान की वोल्टेज देते हैं, दूसरी को ओपन रखते हैं। ये कोई फिक्स नहीं होता है, किसी भी साइड आप रेटेड वोल्टेज दे सकते हो और इससे हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर लॉस की गणना करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ओसिलेटर जो है वो किस प्रकार के ओसिलेशन प्रदान करता है? दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ओसिलेशन से हमें ओसिलेटर 3 तरह के ओसिलेशन प्रदान करता है। डैम्पिंग वाला भी देता है, अनडैम्प्ड भी देता है और मॉड्यूलेटेड भी देता है। तो इसमें से ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि विच डिफेक्ट विल ऑक्यूर्स द लेड एसिड बैटरी इफ ओवरचार्ज ओवर डिस्चार्ज। यानी अगर हम इसको अधिक चार्ज करेंगे, अधिक धारा पर डिस्चार्ज करेंगे तो क्या होगा? तो इसका ऑप्शन भी बी रहने वाला है, बकलिंग दोष आएगा। सी नहीं कहेंगे। लोकल एक्शन तो प्राइमरी सेलों में होता है जो कि जिंक में इम्प्योरिटीज़ होने की वजह से होता है, यानी जस्ते में जो अशुद्धियाँ होती है उसकी वजह से होता है। हम किसी लेड एसिड बैटरी को बहुत ज़्यादा चार्ज या बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज जब भी करेंगे तो उसमें बकलिंग दोष उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन अपना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टिन एंड लेड, यानी वैद्युतिक सोल्डर में टिन और शीशे का अनुपात पूछा है तो 60-40 होता है। अगला क्वेश्चन है सर्किट ब्रेकर के आर्किंग कॉन्टैक्ट किसके होते हैं? कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु के होते हैं। बहुत बार ये पहले क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। और अचालक सामग्री जो केबल में है वो कैसी होनी चाहिए? तो वो एसिड प्रूफ भी हो और इनफ्लेमेबल यानी अज्वलनशील भी हो, नमी रोधी भी हो, नॉन हाइग्रोस्कोपिक यानी
नमी रोधी हो, नमी सोखने वाली, आर्द्रता सोखने वाली ना हो। अगला क्वेश्चन है कि एक केबल जो अल्टरनेटिंग करंट ले जा रही है उसमें किस प्रकार का लॉस होगा। भाई मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर सी होना चाहिए कि उसमें हिस्ट्रेसिस भी होगा, लीकेज लॉस भी होगा और कॉपर लॉस भी होगा, क्योंकि अगर कोई भी केबल एसी प्रोवाइड कराता है तो कॉपर लॉस होना तो स्वाभाविक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी मेजर्ड यूजिंग ए मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से हम क्या नहीं नाप सकते, फेज कोण नहीं नापा जा सकता, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस तो नाप ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MCCB जो है वो क्या करती है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। भाई सप्लाई के साथ इसमें एक रिले भी लगती है, तो ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से प्रोटेक्शन प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन अपना कि एक LC ओसिलेटर है, यदि इसमें L का मान 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि हमें जानते हैं ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फॉर्मूला है, 1/2 पाई अंडरूड LC। तो L का अंडरूड हमें करना है, L को हमने 4 गुना बढ़ाया तो ये क्या होगा, 4 का अंडरूड यानी 2 और 1/2 है यानी कितनी हो गई, जस्ट आधी। अगला क्वेश्चन है कि सीरीज रिएक्टर में निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। जो रिएक्टर श्रेणी क्रम में लगते हैं उनका प्रतिरोध निम्न होना चाहिए, ये लाइन को प्रभावित ना करे। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मटेरियल अच्छा चालक नहीं है, तो पोर्सिलिन होगा, चीनी मिट्टी बोलते हैं हिंदी में इसको, चीनी मिट्टी एक प्रकार का अचालक है। दोस्तों आज के लिए इस पेपर में इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।